हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपना एक टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का, और फटाफट से रिवीजन करेंगे कंप्लीट यूनिट का एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल पास है। हर एक स्कूल वगैरह में अब जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो तो उसके अंदर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले कहीं ना कहीं हम मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, यूनिट का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अगर आप कैसे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कहीं से आपसे कोई पूछता है अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप लोगों ने आप आंसर क्या देना है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, आप कोई भी एक कंडक्टर ले ले, तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, तो हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक की लगा सकते हो, तो ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा रहेगा और ये नेगेटिव हिस्सा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, करंट कैसे आता है? जैसे बैटरी से हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। बैटरी को आप वी से डिनोट करते हो। वायर के द्वारा करंट बहेगा। करंट के अंदर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चार्ज। और चार्ज पूछा जाए तो चार्ज क्या होते हैं? अगर आपसे पूछता है भाई चार्ज क्या है, तो चार्ज के बारे में आपने लिखना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो जैसे ही चार्ज मतलब यहाँ पे इधर से पॉजिटिव जाएंगे और इधर से क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में टी। करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। अब यहाँ पे जो क्यू होता है वो क्या होता है? क्यू होता है हमारा चार्ज, और बेटा टी होता है हमारा टाइम। ठीक है, अब पूछ ले मान लीजिए यहाँ से भाई व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि एग्ज़ाम में अब की बार एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको सारी यूनिट वगैरह अच्छे से याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो बेटा क्या होती है? कूलाम होती है। ऐसे ही पूछ ले ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। टाइम वगैरह की पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी आपको याद होनी चाहिए टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। उसके बाद हमारा करंट है, पूछ ले ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है। और फिर पूछ सकता है विच डिवाइस यूज टू मेजर करंट को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हो? तो करंट को मापने के लिए आप एमीटर का यूज़ करते हो। किसका करते हो? एमीटर का। और कहीं ना कहीं ये भी पूछ सकता है भाई एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हो? तो एमीटर को बेटा सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ोगे? सीरीज में। अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ते? तो आपको आंसर यहाँ से देना है बिकॉज लो रेजिस्टेंस। ये बात आप याद रखोगे तो ही ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलो ये सारी बात क्लियर होगी। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो फॉर्मूला है चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी Q इज इक्वल टू ई। अब इलेक्ट्रॉन कोई एक दो तो हो नहीं सकता, काफ़ी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया है, फिजिकल सॉरी Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या होता है बेटा यहाँ पे, चार्ज, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब इंटीजर के अंदर बेटा जैसे हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव, बट ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, नॉर्मल वैल्यू मिलने वाले। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 1.6 इंटू -10⁻19 कूलम। ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया करंट। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल का मतलब है एक एनर्जी जो स्टोर रूप में होती है। ठीक है, तो आप कहीं भी एक बैटरी का रूप ले लेते हो, मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी, देखो ये प्लस होता है बैटरी के अंदर, ये माइनस। तो बैटरी के अंदर क्या चीज़ स्टोर रहती है बेटा, बैटरी के अंदर स्टोर रहती है एनर्जी। समझ रहे हो, बैटरी के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी। और बैटरी किसे डिनोट करते हो, वी से डिनोट करते हो आप। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी, और बैटरी को वी से डिनोट करते हो। ये जो बड़े वाला हिस्सा होता है ये किसका होता है, पॉजिटिव का, छोटे वाला नेगेटिव का। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, नहीं स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप वी से डिनोट करते हो। और वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला याद रखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। अब डब्लू यहाँ पे क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। क्या होगा, वर्क डन। और वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज। आ रही बात समझ में। वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क। क्यू क्या होता है, चार्ज। अगर आपसे पूछे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो आपने बताना है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पूछे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि बैटरी हो गई, हम जहाँ पे एनर्जी को क्या करते हो, स्टोर करते हो, कैपेसिटर वगैरह होते हैं। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट वगैरह की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है बेटा वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए हम जितनी भी बैटरी आती है, आप कहीं से बाजार से बैटरी लेते हो सेल, सभी किस में मिलते हैं, वोल्ट में मिलते हैं। इसके बताओ चार्ज की यूनिट आपको पता ही, मैंने यहाँ पे लिखवाई थी आपको, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये वाली क्या होती है बेटा, कूलम। अब वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है वर्क की। याद रहेगी बातें। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल हो सकता है, जहाँ पे आपको वी दे सकता है, डब्ल्यू दे सकते हैं, क्या होती है, एक वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू आपने फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ। अब हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का टाइम है, हम चाहते हैं कि भाई एक वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट है, या फिर ये लगा लो 2 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट यूनिट करवा दी जाए। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से तो न्यूमेरिकल पक्का बनता ही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो ओम्स वैज्ञानिक थे उनके अनुसार पोटेंशियल इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बेटा कहीं ना कहीं देखो ओम्स लॉ के बाद क्या बोल रहा है, पोटेंशियल, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस डिनोट करते हो, वी से। ठीक है, आप हेडिंग वगैरह को मैं इसे मार्क कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान ये होता है। और करंट को किसे डिनोट करते हैं बताओ, देखो इधर ये रहा, ये क्या है, करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किसे डिनोट करते हैं बेटा, आई से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हमारे पास लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम एक के कांस्टेंट यूज करेंगे, और के कांस्टेंट बराबर में होगा आर। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, जितने भी, जैसे हम मोशन की बात करते हैं, तो मोशन में किसी भी, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है उसको कौन रोकता है, फ्रिक्शन रोकता है। ऐसे ही जो बहते हुए करंट को कौन रोकेगा, रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, V इज इक्वल टू, इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या रख दिया, IR। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ। क्या हो गया, ओम्स लॉ। अब अगर आपसे पूछ लेता है भाई रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, यहाँ से मैं कर देता हूँ। देखो ये हमारा वीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है। ये क्या हमारा करंट है, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। उसके अलावा R फॉर रेजिस्टेंस होता है, तो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस के किन किन बातों पे निर्भर करता है वो चीज़ें देखेंगे हम। तो कोई भी वायर होती है उसके अंदर जो करंट जाता है ना, तो वो काफ़ी फैक्टरों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास एक जो वायर है वो बिल्कुल पतली है। अब यहाँ पे हम टॉपिक डाल लेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच फैक्टर। ये क्वेश्चन 3 नंबर का बिल्कुल बनेगा, NCERT का क्वेश्चन है और हर साल आता है ये। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच फैक्टर, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करेगा। तो बेटा रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, मैं हेडिंग से डाल देता हूँ, लेंथ ऑफ वायर। किस पे, लेंथ ऑफ वायर पे। अगर मान लीजिए आपके पास 2 वायर है, एक तो ये वायर है और एक ये वायर है, तो दोनों में से बेटा जिसकी जो वायर है ना छोटी रहेगी उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जो लंबी वायर है उसमें करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, जो वायर बड़ी होगी उसमें करंट कम जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है, लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of wire. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर, लेंथ ऑफ द वायर। अगर किसी भी वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है करंट का। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करता है। अगर किसी भी वायर लंबी लेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट हमेशा कम होगा, ये बात याद रखो। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, एक हमारे पास ये तार है और एक हमारे पास ये तार है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये थोड़ा पतली तार है और ये थोड़ी मोटी तार है। तो देखो पतली तार में ज़्यादा करंट जाएगा कि बड़ी वाली में से। तो सिंपल सी बात है बेटा, जितने हम बड़े अप्लायंस जैसे हीटर वगैरह चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, गंडासा चलाते हैं, इन सभी के अंदर हमारा जो तार है वो कैसे रखा जाता है, मोटा तार रखा जाता है ताकि इसमें से करंट ज़्यादा जा सके और वायर वगैरह गर्म ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो साइन क्या होगा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली proportional to the area of cross section। ठीक है, यानी कि आप वायर जितनी मोटी लोगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, यानी तार जितनी मोटी होगी करंट उतना ही ज़्यादा। अगला पॉइंट देखो, टाइप ऑफ मटेरियल। तो टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है भाई, एक तो आप ये तांबे का तार ले लो, ठीक है, और एक ये लोहे का ले लो, ये मैं आप लिख देता हूँ, कॉपर वायर और ये आयरन। तो आपको पता है भाई इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर कौन है, सिल्वर एंड कॉपर। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं Ag इन सिल्वर एंड Cu मीन्स कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे चांदी और तांबा इन इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, अच्छे कंडक्टर, इसलिए ये टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड हो गया टाइप ऑफ मटेरियल, फोर्थ लिखो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर कहीं भी मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जा रही है, इसके ऊपर मान लीजिए बेटा क्या होती है, धूप पड़ती है, या आप इस वायर को क्या कर देते हो, हॉट कर देते हो, तो इसको समझने के लिए आपको एक कंडक्टर बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक कंडक्टर जिसके अंदर क्या है, करंट जा रहा है। जैसे बेटा इसके ऊपर धूप पड़ती है, ये रेडिएशन आ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं उन पे जैसे इस ये धूप पड़ेगी तो उनमें क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन मतलब टकराव हो जाएगी, ये नहीं ये एक दूसरे को टक्कर मारने लग जाएंगे, टक्कर मारेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी धूप पड़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की शक्ति क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the temperature। resistance is directly proportional to the temperature। resistance टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और करंट क्या हो जाता है, कम। तो ये हमारे रेजिस्टिविटी फैक्टर भी क्लियर हो गए। अब रेजिस्टेंस का जो जोड़ने का तरीका है वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मूले ही याद रखने, आपने डेरिवेशन नहीं आती है इसलिए आप सिंपल याद करें। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो सीरीज में कैसे जोड़ना है आप लोगों ने, कहीं भी डायग्राम वगैरह देखोगे तो
इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा आपको। इधर प्लस मेंशन होगा बेटा और इधर माइनस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का नाम होगा R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। तीन रेजिस्टेंस है, तीनों का नाम अलग अलग है, R1, R2, R3। आ रही बात समझ में? तीन रेजिस्टेंस है और सीरीज में जुड़े हुए हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दीपावली वगैरह में लड़ी वगैरह बनाने में करते हो। सीरीज R1, R2, इन सभी के अंदर क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? I, इसमें भी करंट सेम है तो इसमें भी क्या रहेगा? I, और इसमें भी करंट सेम है तो इसमें भी क्या रहेगा? I। सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल यानी बैटरी यहाँ पे क्या होती है? V, तो पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें कितना जाएगा? V1, इसमें V2, इसमें V3। अब पैरेलल का डायग्राम भी यहीं बना लेते ताकि कन्फ्यूज़न वगैरह रहे ही ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में बेटा क्या होता है? देखो, पैरेलल के अंदर ये अरेंजमेंट होती है। इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। ये हमारे घरों में फिटिंग वगैरह में यही चीज़ अप्लाई होती है, प्लस माइनस। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, यानी सभी में करंट सेम जाता है। इसमें करंट डिफरेंट होता है, इसमें होता है I1, इसमें I2 और इसमें I3। इसमें पोटेंशियल सेम, तो ये V, ये भी V और ये भी V। तो ये चीज़ याद रखो, रजिस्टेंस सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल। अब इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर टीचर आपसे पूछता है रजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्मूला बताओ, तो आपने बोलना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपसे बोलता है कि पैरेलल में बताओ, तो आपने बोलना है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला बताओगे और बेटा सीरीज के लिए वो फॉर्मूला बताओगे। तो हमारा यहाँ से रजिस्टेंस वगैरह क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं बेटा पावर। तो पावर क्या होती है? देखो, एक मान लीजिए हमारे सामने एक ही व्यक्ति होता है, और एक ही काफ़ी उम्र का व्यक्ति हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते ये सोचते हैं, या फिर ये लगा लो भाई ये एक बच्चा, ये यंग है और ये मीन्स इसकी उम्र लगभग ये लगा लो 12 से लेके 18 साल है, और एक आदमी यहाँ पे 40 to 50 ईयर का है। तो पावर की बात करें तो किसकी पावर ज़्यादा होगी बेटा? तो कहीं ना कहीं बच्चे की अंदर यंग है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पावर क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी मशीन की कार्य करने की क्षमता। तो हम अगर आपसे पूछते हैं पावर क्या होता है, तो आपने लिखना है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम,
ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू W/T। तो बेटा पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। अगर आपसे पूछे पावर की ऐसा यूनिट क्या है तो लिखना है वाट। वर्क डन की पूछे तो वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। और बेटा टाइम की क्या होती है? सेकेंड। अब पावर के हम फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू VI। ये हमारा पावर का नॉर्मल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम 3 बेसिक फॉर्मूले और बनाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ये कौन सा फॉर्मूला है? ओम्स लॉ। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम बेटा इस फॉर्मूले का प्रयोग इसमें करते हैं तो देखो P इज इक्वल टू IR है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से I की वैल्यू निकालता हूँ तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो V का V और I की जगह क्या रख लेंगे? V/R। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V²/R। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। इसी के रूप में ये लगा लो। एक तो फॉर्मूला हमारा ये होता है पावर का, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया V²/R। थर्ड फॉर्मूला यहीं से बनाएंगे। इसके लिए आप यहाँ से ना V की जगह यूज़ कर लो। देखो P इज इक्वल टू क्या है? VI। और जो V की वैल्यू क्या है? IR। तो V की जो वैल्यू IR है उसको यहाँ पे रख लो। तो P इज इक्वल टू V की जगह क्या आ जाएगा बेटा? IR। और I का I तो क्या हो जाएगा बेटा? I²R। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो पावर निकालने के 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V²/R और P इज इक्वल टू I²R। तो यहाँ से भी पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, पूछ लेगा कौन कौन से फॉर्मूले इनमें से नहीं है या है। आगे लास्ट टॉपिक रहता है हमारा एनर्जी। एनर्जी कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड चीज़ होती है। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा पावर मल्टीप्लाई टाइम। यानी कि तो कोई भी एनर्जी यूज होगी तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे भाई ये देखें भाई कितनी जल्दी काम करता है, उसी तो हम एनर्जी बोलेंगे। तो देखो पावर के फॉर्मूले में यूज कर लो। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? VI। तो यहाँ पे रख दो P की जगह VI और टाइम का क्या है? T। तो एक तो फॉर्मूला हो गया VI/T। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या है? P की जगह क्या है? V²/R और साथ में क्या है? T का T। तो क्या हो जाएगा? V²R और T। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, अब इसमें रख लो। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू I²R और T का T। तो पावर का अगला फॉर्मूला क्या हो गया? I²RT। तो पावर के ये 4 फॉर्मूले यहाँ से हो गए। ठीक है। और पावर की सॉरी एनर्जी को हो गया। एनर्जी की SI यूनिट पूछता है तो एनर्जी की बेटा SI यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। अब लास्ट होती है हमारी kWh यूनिट, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, सॉरी किलोवाट आवर। ऐसा ही मत डालो, यहाँ पर डालो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज kWh। कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल। जैसे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बेटा? 1000 वाट। ठीक है। तो हमसे बोल देता भाई 1 किलोवाट आवर में कितने होंगे? तो 1 किलोवाट में कितने हो गए? 1000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है?
3600, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 36 और पीछे 3 और 2 5 जीरो लगा लो, 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा में 10 की पावर 5। अब इसको पॉइंट लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और ये क्या हुआ जूल। अगर आपसे कोई पूछता है भाई 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपने बताना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लिया है, सारे नोट्स एक शॉर्ट वीडियो में, यानी 30 मिनट में हमने कंप्लीट कर ली वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसके अंदर मैं आपको जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसकी मैं कोशिश करूँगा कल आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, तो इसलिए आप बने रहे चैनल पे। ओके बेटा, थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।